सेशन है वो आप आहार के ऊपर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जी तो मैं आपको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। आप आहार के ऊपर, क्योंकि योग आपने बताया और आप अभी हम योग करके घर में गए, किचन में गए और हमने रासायनिक केमिकल युक्त भोजन कर लिया, विषैला भोजन कर लिया, आहार निरुद्ध जो आप भोजन कर लिया, तो हमारा जो योग किया है वो कोई भी प्रभावहीन हो जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे। फिर कहेंगे कि डॉक्टर चंद्रशेखर जी तो बहुत योग करते थे, बहुत बड़े योगी थे, फिर उन्होंने कैसे जो है ये बीमारी हो गई। ऐसे सवाल आते हैं समाज में। तो आप आए और हम सबको मार्गदर्शन करें, आहार के ऊपर प्रकाश डालें। आदरणीय जी को सम्मान पूर्वक प्रणाम, और इस सदन में उपस्थित तमाम सभी सज्जनों को, माताओं बहनों को भी हृदय से प्रणाम, जो बहुत ही सहज सरल तरीके से योग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और सदन में पूरी अनुशासित तरीके से जो नए लोग हैं वो भी सुन रहे हैं और योग कर रहे हैं। उन सबको एक बार पुनः वंदन, अभिनंदन, सभी का स्वागत है। अगला सत्र में आज हम लोग आहार की चर्चा करेंगे। आहार के बारे में शायद जितना भी कहा जाए वो कम पड़ेगा, क्योंकि आहार, जैसा हम खाते हैं अन्न वैसा होता है मन, और जैसा लेंगे आहार वैसा होगा व्यवहार। ये इम्पोर्टेंट है, हमें समझना चाहिए। आहार पर मैंने बहुत काम किया है, हमने बहुत सारे हजारों हजार रोगियों पर मैंने इसकी सर्वे की है, शोध किया है, मेरे कई पेपर रिसर्च पब्लिश हुई है। आहार कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे स्वास्थ्य पर, हम अपने युवाओं को और रोगियों को समझाने की कोशिश करता हूँ मैकेनिकल तरीके से, जो कि एक बार में, क्योंकि आज के लोग जो अपने धर्म और शास्त्र और वेद और उपनिषद की जो जिन्होंने अध्ययन नहीं कर पाए हैं, तो उनको समझाने में थोड़ी दिक्कतें होती है। तो उनको लॉजिक की बातें, सामान्य बातें, मैकेनिकल बातें समझाएं, टेक्नोलॉजी की बात समझाएं तो आसानी से समझते हैं, कंप्यूटर की भाषा में बड़ा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो युवा शैली है, हमारी युवा पीढ़ी है, उनको सुधारने की जरूरत है। हमें उनको गर्त में जाने से बचाना है। आज की युवा शक्ति, मैं देखा हूँ बहुत सारे विद्यालयों में, बड़े-बड़े कॉन्वेंट में, सीबीएसई की विद्यालयों में मैं जाकर सर्वे किया कि वहाँ पर कम से कम क्लास 7वीं से लेकर के 12वीं तक के कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी 10 से 15% तो नशे में लिप्त हो जाते हैं। वो स्कूल के पिछवाड़े में जाकर कई प्रकार के नशे में लिप्त हो जाते हैं। अब जिनकी युवा शक्ति, युवा आने से पहले ही उनका कदम नशे में चली गई, तो बाकी का भविष्य का तो बंटाधार निश्चित है। और ये इससे इतना ही नहीं होगा कि उनका भविष्य गर्त में जाएगा, उनका भविष्य गर्त में जाने से उनके परिवार और उस समाज और हमारा राष्ट्र भी प्रभावित होता है, क्योंकि राष्ट्र, युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, हमें उस पर ही बचाना है। तो आहार की शुरुआत में मैं कर लूं कि ऐसे पूज्य स्वामी जी के सारे लोग सुनते हैं, मैं स्वामी जी की ही बात कहना चाहूंगा। सुबह सुबह हम लोग को जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, सही समय पर सोना और सही समय पर जागना हमारी अनुशासन सिखलाता है। अनुशासन को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि बहुत लोग ये कह के बहाने कि बहुत रात में मैं सोया हूँ इसलिए बहुत देर तक जागूंगा, सोते रहूंगा, ये गलत तरीका है। जो प्रकृति को इग्नोर करेगा, प्रकृति उसे इग्नोर कर दे। ये चीज हमें युवाओं को सिखलाना है, शहरों में रहने वाले लोगों को सिखलाना है। कि सुबह की जो ब्रह्म मुहूर्त की जो शक्ति है, या सूर्योदय की जो लगने वाली हमारे शरीर पर किरणें हैं, वो आवश्यक है। उससे हमारे विटामिन, शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम, D3, ये सारी चीज उत्पन्न होते हैं। उससे हम गोली और कैप्सूल और इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में पूर्ति नहीं कर सकते। वो प्रकृति पूर्ति करती है, प्रकृति ही पूर्ति करेगी। जो प्रकृति के हाथों में है, प्रकृति से ही पूर्ति होगी, उससे हम अपने हाथों में ले ही नहीं सकते। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। बाकी लोग कैप्सूल गोलियां में खा खा के पूरी जिंदगी ठगे जाते हैं, और जब भी जांच कराएं तब भी उनको कैल्शियम और विटामिन D3 कम ही निकलता है, कभी पूर्ति होता नजर नहीं आता, फिर भी लोग खाते हैं। तो हमें सही समय पर पूज्य स्वामी जी के आचार्य के माध्यम से देश ही नहीं, पूरे देश और दुनिया को दिशा और गति मिल रही है। उन्होंने फिर से पूरे देश को और दुनिया को सही समय पर जागना सिखाया। नहीं तो लोग तो 9-9 बजे तक सोते रहते थे। तो हमें सही समय पर जागना, जागने के बाद हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे हम सबसे पहले आंतों की शुद्धिकरण कर लें, पेट की सफाई कर लें। जब तक पेट नहीं सफा होगी, पेट सफा तो सब रोग दफा। पेट साफ करेंगे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो पेट साफ करने के लिए गर्म पानी
रात में सोते समय त्रिफला चूर्ण वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, पतंजलि के उत्पाद से हम पेट की सफाई कर सकते हैं और अपने से साफ हो जाता है तो बहुत अच्छा। लेकिन त्रिफला चूर्ण तो लेना भी चाहिए, स्वस्थ व्यक्तियों को भी लेना चाहिए, 100 वर्ष तक तो कोई बीमारियाँ आने ही नहीं देता है और बहुत ही सहज तरीके से पतंजलि में उपलब्ध है। महज़ 25-30 रुपए की 100 ग्राम की डिबिया होती है। रात में 1 चम्मच गर्म पानी से लेकर सोना चाहिए। आंवला, हरे भेड़ा का कंबाइंड मिश्रण होता है, तो उससे पेट की शुद्धि होती है। सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए। पानी पीने की जो तरीका है, वो हमें उकड़ू में ऐसे बैठकर पीना चाहिए, ऐसे बैठ कर के पी लेना चाहिए। खड़ा होकर के पीने का सख्त निर्देश देते हैं कि नहीं पीना है। आचार्य भी बतलाते हैं कि उससे दिक्कतें होती हैं। या जो लोग को ठेवने में दर्द है वो नहीं बैठ सकते उकड़ू में, तो वो कुर्सी पर आराम से बैठ कर के पी लें, लेकिन खड़ा होकर ना पिएँ। और सावधानियाँ ये है कि ठंडे के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीना और गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड पीना, ये भी निषेध है। लोग है ना गर्मी के दिनों में फ्रिज के रखी हुई चिल्ड वाटर पीते हैं। वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को, आंतों को बंटाधार कर देता है। उससे हमें बचना चाहिए। इस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। राजीव दीक्षित जी भी सदैव कहा करते थे कि आपका फ्रिज जो है, वो एक घर का पिशाच है, उसे दूर रखो। वो बहुत सारी बीमारियाँ हमें लेके आती है। तो बहुत चिल्ड वाटर पीने से इसके मैकेनिकल भाषा में समझते हैं कि काउंटर एक्शन होता है या लॉ ऑफ जो सेकेंडरी एक्शन है, हम बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी पीते हैं, तो शरीर में एक प्रकार की विकृतियाँ पैदा होती है। गर्मी में ही जाड़े के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्म पानी पिएँगे, तो हमारे शरीर में फिर से ठंडा मारने की भी डर बनी रहेगी। काउंटर एक्शन से भी हमें बचना है। तो ठंडे के भी दिनों में गुनगुना पानी और इस समय में घड़े का शीतल की पानी पिए, वही काफ़ी है। ना गर्मी में बहुत ज़्यादा शीतल और ना ही जाड़े में बहुत ज़्यादा गर्म पानी, इन दोनों को निषेध में रखा गया है। तो पानी पी कर के शौचालय क्रिया से निवृत्त होकर, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर करके हमें सबसे पहले और कुछ लेना हो, यदि कोई समस्या हो, तो हमें गोधन अर्क लेना चाहिए। गोधन अर्क बहुत आसानी से ले सकते हैं, गुनगुने पानी में 1 कप गुनगुने पानी 20 एमएल ले लें, तो ये इतनी इसके फ़ायदे हैं कि आपके शरीर के समझिए कि एंटीवायरस का काम करता है, एंटीवायरस, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायटिक की तरफ शरीर के एक-एक कोशिकाओं में जाकर के शरीर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और जो भी विजातीय द्रव्य है, जो विषाणु है हमारी बीमारी पैदा करने की पैथोजेन वायरुलेंसी है, उस सबको किल कर देता है। तो ये चीज़ें हैं, वो लेना चाहिए और अस्वस्थ लोगों के लिए तो रामबाण है, स्वस्थ लोग भी लेंगे, तो आजीवन स्वस्थ रहेंगे, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेडिकल साइंस में एक शब्द है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें पहले ही से सतर्क रहना है और पालन करना है। ये चीज़ का हमें इंतज़ार नहीं करनी है कि जिस दिन बीमारियाँ होगी तब हम योग शुरू करेंगे या तब हम हर्बल या फिर घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे। हम स्वस्थ रहने के लिए पहले से भी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखें। उसके बाद जो है हमें नीम तुलसी गिलोय या आंवला एलोवेरा का स्वरस लेंगे, नीम तुलसी गिलोय भी लेंगे। इससे हमारी शरीर पूरी तरह से प्यूरीफाई रहता है, इम्यूनिटी रहता है, इम्यूनिटी बूस्ट रहती है। अब इम्यूनिटी की बात को समझते हैं, इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे शरीर के लिए इम्यूनिटी और हमारे समाज के लिए ह्यूमैनिटी दोनों की परम आवश्यकता है। दोनों चीज़ को विकसित कर लें, सबको विकसित करें। हम जितना इम्यूनाइज़्ड रहेंगे, उतना हम स्वस्थ रहेंगे और जितना हमारे अंदर ह्यूमैनिटी डेवलप होगा, उतना हमारी समाज, हमारा राष्ट्र अच्छा होगा, विकसित होगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हम आसानी से अपनी इम्यूनिटी और ह्यूमैनिटी दोनों को विकसित करें। उसके बाद आसन प्राणायाम कर लेनी चाहिए, सब लोग तो अब जान चुके हैं। पूज्य स्वामी जी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ऐसा घर नहीं जहाँ तक नहीं पहुँचे, हर घर में आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, वैदिक चैनल पर, आपको फेसबुक से, यूट्यूब से, हर चीज़ पर योग पहुँच चुका है। आपके गाँव में, हर घरों में, हर जगह पर पूज्य स्वामी जी योग शिक्षक के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित सभी लोग लगभग सज्जनों लोग योग शिक्षक ही हैं। घर-घर तक, हरिद्वार से हरिद्वार तक योग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सारे लोग योग से जुड़ें, आप कक्षाओं में जाएँ, योग कक्षाओं का विस्तार करें, अस्थायी योग कक्षाओं का विस्तार करें। आप नए लोग हैं, तो आप सहयोग प्रशिक्षण प्राप्त करें ताकि आपको भी योग शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा। आप दूसरों को योग सिखा पाएँगे, आप दूसरों को योग सिखाएँगे तो आपके अंदर योग मूल में उतरेगा। जब तक आप दूसरों तक योग पहुँचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब शायद आप तक भी योग पूरी तरह से नहीं पहुँच पाएगा। कुछ लोग ऐसा सोच लें कि चलो हम योग सीख लिए, अपने घर में गुफाओं में, कंदराओं में हम छुपकर योग कर लेंगे, बाकी से मुझे क्या मतलब? तो शायद आप बहुत योगी हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन शायद इस काल में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज एक ज्वलंत मिसाल उदाहरण है कि वो
गुफाओं कंदराओं से बाहर निकलकर योग को पूरी दुनिया के जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। इस सदियों सदियों तक देश ही नहीं पूरी दुनिया परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी का ऋणी रहेंगे। ऐसे महापुरुष हम लोग पढ़ते थे, आज हम लोग साक्षात साक्षी हैं, ऐसे जीवंत महापुरुष के सानिध्य मिल रहा है। तो ये कर लेना है। अब हम लोग योग प्राणायाम कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा आहार है, सुबह का आहार अंकुरित अनाज, फलें और सलाद से होनी चाहिए। यदि आपके घर में छाछ सुबह दही हो, दही का सेवन करें, लेकिन शीत ऋतु में नहीं करनी चाहिए। छाछ उससे भी बेहतर होता है। दोपहर में छाछ का सेवन करें। रात्रि में गर्म दूध, 1 गिलास गुनगुना दूध का इस्तेमाल करें। दूध के साथ हल्दी लेकर लेना बहुत ही गुणकारी बन जाता है। वो दूध का पोटेंसी कई गुना बढ़ जाता है और आपके शरीर को सेहतमंद, वात, पित्त, कफ तीनों दोषों से समन करके रखता है। तो हल्दी का भी सेवन करें। तो ऐसे आपका दिनचर्या होगा, आपका आहार शाकाहार हो। ये सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका शाकाहार होना चाहिए। यदि आप योग कर रहे हैं और आज भी आप शाकाहार से वंचित हैं, मतलब अ आहार में मांसाहार ले रहे हैं, तो आप में योग नहीं आया है। योगी का पहला मूल्य है कि आपको शाकाहार होना आवश्यक है, नहीं तो आप योगी कहला ही नहीं सकते। मांस खा कर के कोई कहे कि मैं योगी हूँ, ये तो कदापि नहीं हो सकता। वो किन्हीं के अनुयायी नहीं हो सकते। ना तो वो बुद्ध के अनुयायी हैं, ना वो महर्षि पतंजलि के अनुयायी हैं, ना वर्तमान में स्वामी जी के अनुयायी हैं, ना आचार्य श्री के अनुयायी हैं, ना हमारे देश के वीर वीरांगनाओं के वो अनुयायी हैं। कोई यदि इतिहास में देख लें तो जितने सारे हमारे देश के महापुरुष रहे हैं वीर वीरांगनाओं, उनका आहार शाकाहार ही था। हमें उनकी नकल करनी है, ना कि किसी और ऐसे अभद्र लोगों की नकल करनी है जिनका बहुत ज्यादा बड़ा योगदान नहीं हो, जिनको गलत तरीके से महिमा मंडन किया गया हो। हमें उनकी नकलों से बचनी चाहिए, बल्कि सत्य हमें वीर वीरांगनाओं के, झांसी की रानी, वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, राणा रणजीत सिंह, वीर कुंवर सिंह, महर्षि दयानंद सरस्वती, ऐसे जो महापुरुष जो देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए अमूल्य देन दिया हो, उनकी हमें दिन आहार को देख ले। और आहार में बहुत सारे कंट्रोवर्सी है, बहुत तरह तरह के लोग, बहुत तरह तरह के चिकित्सक अलग अलग तरह तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सलाह देते हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि सारे लोग कॉम्प्लिकेटेड देते हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे सलाह भी देते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी देते हैं। मैं आप लोगों से कर्तव्य प्रार्थना करता हूँ, उस कॉम्प्लिकेशन से आप बचें। ऐसे बहुत सारे चिकित्सक भी हैं जो बोलते हैं कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, तो कभी चिकन खा लो, मटन खा लो, तरह तरह के। मैं इस पर सर्वे किया हूँ, शोध किया हूँ, हजारों हजार लोगों का हमारे पास सर्वे है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने जीवन भर मांस मछली का सेवन नहीं किए, और वो बाहर जाकर के पढ़ने समय कितने लोग बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो तब तक भी नहीं बिगड़े। अपने 40, 50, 60 वर्ष की आयु तक वो जीवन को सवार कर रखे, लेकिन बेचारे गलती से बीमार पड़े और चिकित्सक के पास पहुंचे। चिकित्सकों ने उन्हें जबरदस्ती प्रेरित करके, ओ आप क्यों नहीं खाते, आपको ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, इससे प्रोटीन मिलेगा, क्यों नहीं लेते, इसीलिए बना है। ऐसे भ्रमित करके उनको जीवन के अंतिम पड़ाव में, जब इंसान एक मतलब अच्छे मतलब पड़ाव पे जाते हैं जहां पर से उनकी बुराइयां दूर हो जानी चाहिए, यदि जीवन में रहा, उस समय उनकी बुराइयां उनके अंदर संलिप्त कर दी जाती है। ऐसे लोगों से मैं चाहता हूँ बचाना चाहता हूँ। मैं समाज को आगाह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसे दिग्भ्रमित लोगों से बचें, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। आपके शरीर में प्रोटीन के लिए आप जो कुछ भी आहार लेते हैं, आपके शरीर का सिस्टम बस स्वस्थ रहना चाहिए। आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेसी ये लो, वो लो, मल्टीविटामिन लो, गड़ी लो, छुहाड़े लो, काजू लो, पिस्ते लो, मटन लो, चिकन लो, दूध लो, ये सब बातें इतनी अच्छी नहीं है जितने कि आप शरीर को स्वस्थ रखें। साधारण साग-सत्तू खा करके भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप गरीबों से सीखें, योगियों से सीखें, महापुरुषों से सीखें। उनका आहार बहुत लिमिटेड होता है। बहुत सारे योगी, इवन अपने पूज्य स्वामी जी, वर्षों-वर्षों तक अनाज को रोक कर रखे, तब पर भी वो शरीर की फौलादी शक्ति बनाकर रखे। कहाँ उनके शरीर में प्रोटीन की कमी हुई? कहाँ कमी हुई? आप हमें वाइल्ड एनिमल से सीखनी चाहिए। जो हर्बीवोरस हैं, वो जीवन भर कभी भी मांस का भक्षण नहीं करते। केवल हरी साग-सब्जियाँ, पत्तियाँ खा करके अपने शरीर को मस्कुलर बनाते हैं और भरपूर पूरे जीवन वो इम्यूनिटी से भरपूर रहते हैं। उनको कोई बीमारियाँ नहीं होती। उनसे हमें नेचर से सीखनी चाहिए। थोड़ा लोगों के दिग्भ्रमित से बचने के बजाय हमें नेचर से सीख लें कि नेचर में जो प्राणी आजीवन स्वस्थ रहता है केवल हर्ब्स को खाकर,
हम भी उनसे सीख सकते हैं कि हम भी हमारे सामने इतने सारे चीज, इतने सारे मल्टीग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट हैं, इससे भी हम पेट नहीं भर सकते और हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो हमारे स्वास्थ्य पर लानत है। मतलब हम में कमी है, अनाजों में कोई कमी नहीं है। ये चीज़, छोटी चीज़ समझ में आ जाए, तो हम साधारण चीज़ खाकर गरीबों की तरह अपने शरीर को पूरी ज़िंदगी साधारण खाना खा कर के स्वस्थ रह सकते हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए कि हमें ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, इससे बचें। इतना छोटी-छोटी चीज़ों को आप जीवन में उतार लें, तो आराम से आपके पूरे उम्र 100 वर्ष तक तो आपको कुछ नहीं होने वाला, ये गारंटी स्वामी जी दे रखे हैं। और आप अपने आप में गारंटेड हैं, आप अपनी गारंटी स्वयं दे सकते हैं, आप अपनी आहार को सुधार लें। मैं युवाओं को समझाता हूँ, एक बार गलत आहार डालने से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आपकी मोटरसाइकिल जो पेट्रोल से चलती है, उसमें गलती से एक बार आप डीजल या केरोसिन तेल डालकर देख लें, उस गाड़ी की हालात क्या होती है। लेकिन युवा शक्ति कोका कोला, पेप्सी, ना जाने कितनी गंदी-गंदी चीज़ें अपने बॉडी में डालते रहते हैं। प्रकृति ने आपके शरीर को मजबूत बना कर दिया है। आपको आप उसे बार-बार बीमार कर रहे हैं। वो स्वस्थ होने की कोशिश करता है, फिर उसको आप बीमार करते हैं। वो गाड़ी से आपका शरीर मजबूत है कि बार-बार आप गलतियाँ करते हैं, फिर भी सुधरता है। लेकिन हर चीज़ की एक सीमाएँ हैं। एक दिन वो गलतियों को सुधारना छोड़ देता है और आपका किसी दिन बोल देता है कि अब तो ये लिवर फेल हो चुका है या किडनी फेल हो चुका है, और डॉक्टर बोल देते हैं कि आपकी लिवर बदलनी पड़ेगी या किडनी बदलनी पड़ेगी। तो आप ना केवल अपने जान को नुकसान करते हैं, आप अपने परिवार या समाज के किसी और से बहुत सामर्थ्यवान हैं, इस दुनिया में सामर्थ्यवानों की तो कमी है नहीं, पैसे के बदौलत दूसरे की किडनी लेते हैं। ये कितनी, सोच के देखिए कि अपने ज़िंदगी जीने के लिए किसी और की किडनी हम लेते हैं। यदि हमारी किडनी में सेट ना हो तो किसी और की हम ज़िंदगी को आधा कर देते हैं। ऐसी चीज़ों से इस धरती पर जो भी आए हैं, सबको जाना है, लेकिन पूज्य स्वामी जी कहते हैं कम से कम तरीके से जाओ। क्या ज़रूरी है बीमार पड़कर, हॉस्पिटलों में भरकर, ज़िंदगी में जितना अर्जित किए हैं सब धन को गँवा कर, गल-गल कर, सड़-सड़ कर मरने से बेहतर है कि आप ताउम्र स्वस्थ ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। इसमें कोई ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है। अच्छे खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। इतनी छोटी-छोटी सिद्धांत पर हम जीवित रह सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। और ऐसा हमें कोई नापने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल साइंस में इस चीज़ में इतने प्रोटीन होते हैं, इस चीज़ में इतने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ज़रा सोच के देखा जाए। ठीक है, ये तो होता है, लेकिन कोई यदि वैज्ञानिक भी हो, कोई मतलब अपने आप को साइंटिस्ट भी हो, तो क्या वो प्रतिदिन अपनी डाइट तौल-तौल कर खाते हैं कि आज मैंने इतना मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लिया, इतना प्रोटीन लिया, इतना मुझे ये लेना है, इतना विटामिन्स लेना है, इतना सेलेनियम, इतना कोबाल्ट, इतना मैग्नीज, इतना फास्फोरस, इतना कैल्शियम। ये सब बातें केवल पढ़ने के लिए ही रखा जाए तो बेहतर है। खाकर हम तराजू से तौलकर या मिलीग्राम में रूप में प्रतिदिन लेंगे, ये संभव नहीं है, और तब भी लिया जाए तो शायद भी हमें ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ की कमी हो गई और हमारा माइंड ही कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा और हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए अपने आप को, जीवन को बहुत ही सहज और सरल तरीके से जीने का तरीका ढूँढिए, ये बेहतर रहेगा। तो आप आराम से दूसरों तक को भी आसानी से पहुँचा सकेंगे। अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मिलेट्स पर काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे देश में वो चीज़ें जो हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने उपजाया करते थे, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, जिसको कोदो और ये सब कहते थे, मोटे अनाज, उसमें ही प्रोटीन हुआ करता था, पर्याप्त हुआ करता था। वो चीज़ तो फिर से लाने की कोशिश की जा रही है, उगाने की कोशिश की जा रही है और सस्टेनेबल खेती पर काम की जा रही है। उन चीज़ों को लाया जाएगा। पूज्य स्वामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। जो कंपनियाँ हमें बना करके डिब्बे में महँगी-महँगी 3 से 4,000 रुपए की छोटी-छोटी चीज़ बेच रही है कि इसमें ज़्यादा प्रोटीन है, विटामिन्स है, आप क्या खाते हो, आपको शरीर को जीने के लिए पर्याप्त नहीं मिलता है, और उसका कंपनियाँ फ़ायदा उठाकर छोटे-छोटे डिब्बे में महँगे-महँगे पैसे में बेच लेती है। नेटवर्किंग के माध्यम से हमारे समाज के परिवारों को दोहन और शोषण करती है। हम सबको, आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे नेटवर्किंग से आपको बचना है। हो सकता है वो आपके घर से भी हों, परिवार से भी हों, आपके दोस्तों में हों, और उन्हें भी बचाइए। नेटवर्किंग में बेचारे फँसकर अपना अस्तित्व खो देते हैं और सारा धन भी खोते हैं, परिवार भी खोते हैं, दोस्त भी खोते हैं। क्योंकि उनको ये सिखलाया जाता है कि आप नेटवर्किंग में आए हो, तो सबसे पहले अपना लिस्ट अपने परिवार और अपने दोस्तों को बनाओ, उसको पहले ठगो। तो इससे बचना है। और
इसके बाद जो हम लोग थोड़ी सी अब चर्चा हम करेंगे आहार के साथ, हम जो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ अपनी जैविक खेती, पारंपरिक खेती, इस पर ध्यान देना हमें आवश्यक है। हम सब बहुत पढ़ लिख रहे हैं, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर बन रहे हैं। ये बात अच्छी है कि आप खूब पढ़ें, लेकिन ऐसा ना पढ़ें कि आप ज़मीनी स्तर को छोड़ दें। आप किसान से आए, किसानों को छोड़ दें। आप एक बार सोचिए कि हम बहुत पैसे कमाएँगे, तो क्या पैसे खाएँगे? हमें खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, हमें तो फिर से ग्रेन्स ही चाहिए, अनाज ही और सब्जियाँ ही चाहिए। हमें एक बार अपने ज़मीनी स्तर से अवश्य जुड़े रहने चाहिए। जिस वृक्ष से हमने विकसित हुआ है, उस वृक्ष से तने को अपने आप को अलग ना करें, उससे जुड़ाव बने रहना, अपने गार्जियन से, माता-पिता से लगाव बनाए रखना, अपने गाँव से, अपने देश से, भूमि से लगाव बनाए रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी रीन है। उस रीन को ना भूलें, जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ, जिस माता-पिता ने हमें जन्म दिया, जिस समाज में हम पले-बढ़े, हम पढ़ लिख कर के ऐसा ना हो कि उस समाज को ही छोड़ दें, उस माता-पिता को ही छोड़ दें। ऐसी बातें आजकल समाज में आती है। आप जब सोचेंगे उनके बारे में, ऐसे न्यूज़ आएँगे, तो आपकी आत्मा रो जाएगी। मैं उन सारे लोगों से मैं कर्तव्य प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने समाज को सुधारें, और ऐसी इन चीज़ों की वजह से वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, उन्हें भी हमें बचाना है। हमें किसानों के भूमि को बचाना है। हम यदि पर्यावरण की बात करें, तो पर्यावरण जो इकोलॉजी है, पर्यावरण, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, क्योंकि एक पर्यावरणविद के नाते मैं पर्यावरण की बात करता हूँ कि आज के दिन में हमारा एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये तीनों चीज़ पॉल्यूटेड हो गया है। जिस चीज़ से हम बने हैं, उसका रॉ मटेरियल ही पॉल्यूटेड हो गया है। तो जिस चीज़ से हम बन रहे हैं, हमारी भावी पीढ़ी बन रही है, वो पॉल्यूटेड है। हमारे जो ज़िंदा रहने के लिए जो ग्रेन्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट आ रहे हैं, वो पॉल्यूटेड है। तो हम आने वाला भविष्य क्या होगा? उसे सुधारने पर थोड़ा काम करें, उस पर भी परिचर्चा करें। जो हमारी खेती हो रही है, आज जो विश्व भरी खेती हो रही है, उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है, यूरिया डाली जाती है, फास्फोरस, डीएपी का नाम सुने ना सभी लोग, मुझे उम्मीद है लगभग लोग सुने होंगे कि खेतों में खेती करने के लिए यूरिया डाली जाती है। हरित क्रांति जब लाया गया, यूरिया डाला गया, डीएपी डाला गया, अ जो एनपीके डाला गया, मतलब एक का जो मात्रा होता है ना, यूरिया में जो मात्रा होती है 46% होती है, और डीएपी होता है 18-18-6 होता है, मतलब उसमें 18% फास्फोरस, 18% पोटास और 6% नाइट्रोजन होता है, जो एनपीके होता है, और डीएपी में 12-32-16 होता है। उसमें जो पोटास होता है वो 12%, फास्फोरस होता है 32% और 16% उसमें नाइट्रोजन होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, यदि हम इसको, इसके अवेग जो खेती इसे कर रहे हैं, लगभग आज पिछले 10, 20, 30 सालों में जो खेतियाँ का प्रचलन बढ़ा है, जो हमारे अनाज आ रहे हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई है, और कई प्रकार की केमिकल उसमें यूज़ करने वाली फर्टिलाइज़र के साथ-साथ कीटनाशक चीज़ें की मात्रा बढ़ी है, जैसे इंडोसल्फान, प्रो मोनोक्रोटोफॉस, साइपरमेथ्रिन, सुपर किलर, ऐसी जहरीली दवाइयाँ जो कैंसर कारक है, हमारे शरीर के सेलों में जाकर वेजिटेबल्स और ग्रेन के माध्यम से, अनाजों और सब्जियों के माध्यम से धीरे-धीरे हमारे शरीर में जाकर विषाक्त उत्पन्न कर रहा है, और हमारे शरीर को कैंसर सेल बना कर के कैंसर उत्पन्न कर रहा है। आज आप देखें कि किसी ऐसे साधारण लोगों को नहीं पता चलता, इसकी सर्वे करनी हो, तो आप किसी अस्पताल में जाएँ, अस्पताल में आपको जाते ही आँखें खुल जाएगी कि कितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, कितने लोग ज़िंदगी को किसी कम उम्र में ज़िंदगी की दुहाई मान रहे हैं, कितने लोग पीड़ित हैं, मछलियों की तरह छटपटा रहे हैं। उन पर जाते ही आपकी करुणा रो जाएगी, लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे इनको कौन-सा कोशिश करूँ कि इनकी तकलीफ़ें कम हो, राहत हो, गरीबों को मैं कैसे मदद करूँ, पीड़ितों को मैं कैसे सहायता प्रदान करूँ, आपकी आत्मा रोएगी। इन सारी चीज़ों को आप चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकते। इसको करने के लिए तो हमें सबसे पहले आहार को सुधारना होगा, दैनिक दिनचर्या को सुधारना होगा। जो यहाँ पर ये सिस्टम लगाई गई है, ये जो प्रोग्राम चल रहा है योग का, हमारा आहार का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना हम लोग क्लासों में पढ़ते हैं, शैक्षणिक योग्यता की बात पढ़ रहे हैं, उससे शायद ज़्यादा ज़रूरी ये आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। वो तो कम भी पढ़ कर के जीवन जी लेंगे, लेकिन ये तो जीवन जीने का मूल मंत्र है। हम यदि ये ना सीखें, जीवन जीने का कला ना सीखें, तो एक तो हम जी नहीं पाएँगे, और जी भी पाएँ तो कुछ पैसा कमाएँ वो अपने जीवन में ही गँवा देंगे, और फिर भी शायद कम पड़ जाएगा। तो हमारी जो उस केमिकल से बचने के लिए हम विषमुक्त खेती पर थोड़ा ध्यान देंगे। विषमुक्त खेती करने के लिए
हमें फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर लोगों को गौ माता में विश्वास करनी होगी, गौ माता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, हर लोग गौ पालन करें। जब हमारे देश में उस जमाने में करोड़ों करोड़ गौ माताएं होती थी, आज आदमी की जनसंख्या बढ़ गई है, गौ माता की जनसंख्या कम हो गई है। सृष्टि की जो संरचना हुई, उस सृष्टि की संरचना में गौ माता की संरचना मानव की सेवा के लिए प्रकृति ने भेजा। आज लोग गौ माता को काट कर खा रहे हैं, कितना दुखद बात है, आत्मा रोती है। हमें उसकी रक्षा करनी है। गौ माता को देखा जाए, गौ की माता इसलिए कहा जाता है कि गौ की बछड़ियां जन्म लेती है तो बचपन में जन्मते ही वो माँ का नाम लेती है, और उससे मानव के लिए वो कितना उपयोगी है। एक एक रोम रोम तक मानव कल्याण में सेवा लगती है गौ माता का। जब गौ माता दूध देती है, हम बचपन में दूध पीते हैं, जिस माँ हमारे बच्चे की जिसकी माँ नहीं होते, वो बचपन से ही दूध गौ माता पी के पल के बड़ा होते हैं। हम लोग बड़े भी होते हैं तब गौ माता के दूध पी करके बड़े होते हैं, शरीर को बड़ा बनाते हैं। गौ माता का दूध पीते हैं, उससे गुणवत्ता, शरीर में शक्ति, अमूल्य देन है, ये अमृत तुल्य है। गौ दूध से घृत, दही, दूध, छाछ, ये सब अमृत तुल्य है। गौ से निकलने वाली जो गौमूत्र है वो औषधियों का राजा है, सभी औषधियों का राजा है। गौ से देने वाली जो गोबर है वो खेतों के लिए अमृत है। गोमत, इसको हमें समझना है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो यहाँ पर किसान भाई हैं उनके लिए, और लगभग तो सब किसान ही हैं, क्योंकि भारत की आत्मा किसानों में निर्भर करती है। तो थोड़ी थोड़ी बात आप सुने भी, समझे भी, और आप खेती करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी करते हैं तो आप दूसरों तक बतलाने की कोशिश करें। हमें विषमुक्त खेती करने के लिए जीवामृत में जाना होगा। जीवामृत बनाने की विधि बताते हैं, जैसा कि राजीव दीक्षित जी कहा करते थे, बहुत ही सहज, हमारे घर में गौ माता होनी चाहिए। गौ माता को खेती करने के लिए हमें बहुत ज्यादा गोबर की आवश्यकता नहीं है। राजीव दीक्षित जी बतलाया करते हैं, पूज्य स्वामी जी भी बतलाते हैं कि हमें 10 केजी गोबर, 10 लीटर गौमूत्र किसी एक प्लास्टिक के बड़े ड्रम में ले लेते हैं, उसमें 1 केजी गुड़ और 1 केजी चने का बेसन या किसी दलहन का बेसन, जैसे मूंग हो, अरहर हो, खेसारी हो, किसी भी चीज का दाल के आटे मतलब बेसन, उसमें डाल देते हैं। एक बार फिर से नोट करेंगे, 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र, 1 किलो गुड़। गुड़ कोई भी खराब गुड़ ले सकते हैं, मतलब आदमी का खाने वाला नहीं, जानवरों का भी खाने वाला नहीं, और उससे भी खराब जो रवेदार काला गुड़ होता है जो कोई नहीं खा पाते हैं, उस गुड़ को भी ले तो वो बड़ा काम का गुड़ होता है खेतों के लिए। 1 किलो वो गुड़ ले और 1 किलो बेसन, और उसमें आधे केजी मिट्टी लेना है। कौन सी मिट्टी लेनी है? पीपल या बरगद के पौधे के नीचे वाली मिट्टी लेनी है। क्यों? वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है। उससे क्या होगा? मिट्टी में एक प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है, उस बैक्टीरिया का नाम है एक्टिनोमाइसिटिस। क्या कहते हैं? एक्टिनोमाइसिटिस नाम की बैक्टीरिया होती है। जब पानी पर मिट्टी, सूखी मिट्टी पर पानी डालते हैं ना, तो एक आपको सोंधा सोंधा सा गंध आता है कि नहीं आता है? तो जो गंध आता है, एक्टिनोमाइसिटिस नाम की बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाता है, उसी के गंध आता है, सोंधा सोंधा। तो वो मिट्टी को लेकर के उसमें ड्रम में डाल देते हैं और 100 लीटर भर लगभग पानी डाल के घोल कर छोड़ देते हैं। पहले उतना ही डालकर छोड़ देते हैं, उसको घोलते हैं लगभग 15 दिनों तक, लेकिन इसको छाया में रखना होता है, खुली धूप में नहीं रखते। उसको रोज घुमाते हैं। इससे क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है, उसमें जीवाणु उत्पन्न होते हैं, करोड़ों करोड़ जीवाणु उत्पन्न होते हैं। और इसको लिक्विड फॉर्म में हम जब खेतों में डालते हैं, सिंचाई करते समय ड्रम के माध्यम से टोटी लगाकर इरिगेट करते हैं, सिंचाई में डालते हैं, तो उससे हमारे खेतों को धीरे धीरे जो फर्टिलिटी है, उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति की इतनी बढ़ा देती है, इतनी बढ़ा देती है कि उसके सामने ये जो आज की यूज होने वाले, पहले साल तो इसके फायदे उतने नजर नहीं आते हैं पहले, क्योंकि सारे खेत तो जहरीली, हमारी जो खेती माता है, धरती माता है, वो जहर से विषाक्त हो चुकी है। जहर को खत्म करने में समय लगता है, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद इसके पैदावार इतने सुंदर होने लगते हैं, इतने अच्छे होने लगते हैं। हम लोग खुद इस पे काम करते हैं, अपने खेती के में काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, किसानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक किसानों की गोष्ठी लगाते हैं, वहां पर पूरे साइंटिफिक तरीके से बतलाते हैं। इस माध्यम से हम खेती को कर सकते हैं, इससे हमारे पैसे बचत होगी। और क्या होता है? इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब यह होता है कि हमें पौधों को प्रकाश संश्लेषण, पौधा क्या चीज से भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण कैसे करती है? नाइट्रोजन की उपस्थिति में। नाइट्रोजन की उपस्थिति
नाइट्रोजन की उपस्थिति, ये सारी चीज जो अभी खेती होती है पारंपरिक तरीके से खेती, जैसे खेतों में मूंग लगाना, ढैंचा लगाना, उसकी जुताई कर देते हैं, तो उसकी जड़ों में कॉर्न्स गॉल होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्न्स गॉल। उस गॉल्स में होते हैं नोडुल्स, उस नोडुल्स में होते हैं राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोपस नाम की बैक्टीरिया होती है। ये बैक्टीरिया उसमें मिट्टी में, मृदु में मिल जाती है मिट्टी में, और उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। मतलब उस मिट्टी में इतना नाइट्रोजन बनाती है, नेचुरल नाइट्रोजन, कि पौधों के लिए पर्याप्त भोजन बनना शुरू हो जाता है, जिससे पौधे लहलहाने लगते हैं, पौधों में हरियाली हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे जिस खेत में मूंग लगी हो, उस खेत में जुताई करने के बाद आप कम भी खाद डालेंगे या नहीं डालेंगे तो उसमें पैदा उपज ज्यादा होगी और बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसमें पहले से नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया मौजूद है। यही हमारी नेचुरल तकनीकियां बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती करने के तरीके को हम कर सकते हैं। फिर रही बात पौधों पर छिड़काव करने के लिए जितनी जहरीले पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उसको भी दूर करने के लिए आप घर पे बना सकते हैं पेस्टिसाइड। पहले आप छोटी मात्रा में बना कर देखें। आप ज़्यादा खेती नहीं करते हैं तो घर में लगे हुए गमलों में पौधों पर आप रिसर्च करके देखें। पौधों में कुछ मिर्च के पौधे, बैंगन के पौधे लगाएँ। आप जब लगाएँगे तो उसमें देखेंगे कीटाणु आता है, अरकरी, मकड़ी, जो पौधों को भंगुरी पैदा कर देती है। कीटाणु लगते हैं, स्टीम बोरर जो तना छेदक होते हैं, उसको दूर करने के लिए आपको मैं घरेलू एक नुस्खा बता रहा हूँ। एक एलोवेरा का प्लांट से एक बड़े लीफ लें, उसको महीन कट करें। उसके बाद एक प्याज लें, प्याज को कट करें। एक लहसुन लें, उसको भी कट करें। 4 मिर्च लें, उसको भी कट करें। इन सारे को और कुछ इतने नीम के पत्तियां लें, उन सबको एक मिक्सी पॉट में ग्राइंड कर दें और उसको कपड़े से निचोड़कर रस को निकाल लें, जूस को। अब उस रस को 1 लीटर पानी में 100 मिल की मात्रा में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। आप स्प्रे कर करके देखें पौधों में क्या बदलाव आता है। ना ये केवल कीटनाशक का काम करता है, बल्कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करता है। पौधों का भोजन बन जाता है, पौधे पर कोई जहरीली चीजें नहीं होती। वर्षा की ऋतु में छिड़काव करने के लिए जो कंपनियां बेचती है एडहेसिव, एक प्रकार की गोंद, आप गोंद भी घर में रीठा से बना सकते हैं। रीठे का घोल उसे मिलाकर जब पौधों पर छिड़काव करेंगे तो पौधे की पत्तियों पर चिपकेगा और अच्छा से कार्य करेगा। इस माध्यम से आप कीटनाशक और आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड का भी आप यूज घर बैठे कर सकते हैं और विष मुक्त खेती कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। बीजों को भी जो है आजकल के दिनों में हम लोग सारे चीजें हैं अपने पारंपरिक खेती भूल गए, सारे बीजों को रखना भूल गए। अब हम हाइब्रिड के तरफ चले हैं। मान लिया कि हाइब्रिड से पैदे तो मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन वो पौधे के जो बीज होते हैं वो जानते हैं, वो नपुंसक होते हैं। आप दोबारा उस बीजों को आप फिर से उत्पादन नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो पारंपरिक हजारों हजार सदियों से चलती आ रही खेती थी, उन बीजों को आप दोबारा उसको रखने की जरूरत भी नहीं होती थी। बाय डिफॉल्ट जो छूट जाता था वो सीड्स हो जाते थे। जैसे कद्दू का छूट गया वो ढोंगा हो गया, उससे कद्दू के बीज हो जाते थे। परोर खोजने में छूट गया वो परोर का बीज हो गया। भिंडी तोड़ते समय जो छूट गया वो लेडीज फिंगर का बीज अगले वर्ष के लिए हो गया। ऐसे ही हम लोग पारंपरिक बीजों को संरक्षण करते थे, उच्च गुणवत्ता वाले चुन कर रख लिया करते थे और अगले वर्ष खेती करते थे, उससे भी उन्नत खेती हुआ करती थी। हमें फिर से पुनः जागृत होकर उन्नत किस्म के बीजों को स्वयं संरक्षित करना सीखना होगा और दूसरे किसानों तक पहुंचाने का काम करना होगा, जिससे हम अपनी पारंपरिक खेती को फिर से बचा सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं, विष मुक्त खेती कर सकते हैं और स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं, पर्यावरण को सुधार सकते हैं और अग्नि जल वायु की सर्वत्र सुरक्षा कर सकते हैं। पौधों हमें वृक्षारोपण आवश्यक है। अपने घर में बच्चों को जो जन्मदिन के नाम पर केक काटना और ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी की तरीके से कंडील बुझाने के बजाय उनसे एक वृक्ष लगवाएं। इससे बच्चों में सद्भावना, पौधों के प्रति, प्राणियों के प्रति सद्भावना आएगी और पर्यावरण भी सुधरेगा। हम जितना ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे उतना ज़्यादा हमारी पर्यावरण शुद्ध होगी। इस प्रकार से हम पर्यावरण को सुधार सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद मैं किसी एक टॉपिक को और मैं जाऊँ तो पूरे दिन इसकी लेक्चर चलेगी, क्या है कि क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की मैं स्टडी करवाता हूँ तो लंबा होगा। मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत ही सहज, सरल और सुगम भाषा में संक्षिप्त में रखने की कोशिश किया हूँ। आप चाहें तो और इसमें कोई किसी प्रकार की आप संशय हो तो मेरा प्रणाम है कि आप आपका सवालों का
स्वागत करता हूँ, मैं बतलाने के लिए तैयार हूँ। आदरणीय कल्पना खोटले जी, बालाघाट से पतंजलि किसान सेवा समिति की जिला प्रभारी बहुत ही ऊर्जावान बहन है। वो आपसे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से सवाल करेंगी। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात रखें। दीदी जी को प्रणाम, बहुत बहुत सदन अभिनंदन, स्वागत है। दीदी सर प्रणाम। और आज के जो चीफ गेस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत नमन, क्योंकि उन्होंने एक योग भी बहुत अच्छा कराया, और जो अभी जो चर्चा कर रहे हैं और जो बता रहे हैं इसमें कितना सारा उनका अध्ययन है, बहुत सारा वो समझ में आ रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि योगाहार कृषि के बारे में भी आप बोल रहे, भोजन के आहार के ऊपर भी आपने बोला है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस मैं बहुत सारी चीज़ें पूछना है, लेकिन सदन की मर्यादा है। बस ये मैं अभी पूछना चाह रही, जानना चाह रही हूँ कि जो आपने एलोवेरा, लहसुन, प्याज उसको कट करने के लिए बोला, और उसको मतलब मिक्सी में ग्राइंड करके उसको रस उसका निकाल के फिर उसका छिड़काव करने बोला, तो आपने किस चीज़ के ऊपर, मतलब पौधों के ऊपर या फिर खेती में करना है या फिर फूलों के उसके बागवानी में करना है, ये मैं स्पष्ट समझना चाह रही हूँ। और क्या क्या चीज़ें उसमें मतलब जो मुझसे छूट रही है? एलोवेरा, लहसुन, प्याज, और क्या हाँ, चीज़ें? हाँ, मिर्च और नीम की पत्तियाँ। मिर्च और नीम की पत्तियाँ, तो कितनी मात्रा में कितनी चीज़ों के लिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए। आप एक एलोवेरा का लंबा लीफ लेंगी तो 1 प्याज, 1 लहसुन, 4 मिर्च और 1 मुट्ठी लगभग इतने एक डंठल वाली पूरी नीम की पत्तियाँ सिरोड़ कर उसमें डाल देनी है पूरे उतने, और उसको ग्राइंड कर लेना है। आप इसको छिड़काव खेतों में कर सकते हैं, खेतों में करने के लिए इसको ज़्यादा मात्रा में बनाना है। आपके घर में छतों पर बागवानी है, जैसे घर में कुछ लोग लगाते हैं मिर्च के पौधे, बैंगन के पौधे, टमाटर के पौधे, तो उसमें भंवरी जैसे चीज़ें आती हैं, कीटाणु आते हैं जो उसको स्टीम बोरर, बैंगन में तना छेदक जो काना करने का समस्या पैदा करते हैं। इन सब सारे चीज़ों में आप उसका छिड़काव करके आप घर में उसको एक ट्रायल के रूप में देखें, क्लिनिकल ट्रायल करके देखें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा अनुभव होगा। जी, धन्यवाद। भाई साहब अनम्यूट हो जाइए। आज हमारे बीच में महाराष्ट्र से वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी हैं। वो हाँ आपसे सवाल करेंगे, आपसे संवाद करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ, आप सवाल करें। आदरणीय जी को प्रणाम। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। आज की चर्चा जो है बहुत सकारात्मक चर्चा है, अच्छी चर्चा है। डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने जो जानकारी दी, उन्होंने बोलते समय एक बोला कि भाई कैंसर हॉस्पिटल को मुलाकात करके वहां पर सर्वे होना चाहिए तो पता चलेगा। ये बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। तो वही जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूँ कि नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट 700 बेड का है, और वहां पे छोटे बच्चों का एक स्पेशल वार्ड है। अब कैंसर हॉस्पिटल में छोटे बच्चों का वार्ड होना, तो निश्चित रूप से ये इससे सबको पता चलेगा कि वहां पे 3 महीने, 4 महीने के और 6 महीने के अंदर के भी जो बच्चे हैं उनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और वो ट्रीटमेंट के लिए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि जगह से आते हैं। वैसे ही महिलाओं के लिए कि जो 10 साल के अंदर की जो महिलाएं हैं वह भी आती है, और निश्चित रूप से वहां पे कैंसर का जो ट्रीटमेंट लेती है। मैं गत महीने में 2-3 बार गया, तो ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि 10 साल के अंदर की महिलाएं तो जो मतलब तंबाकू, सिगरेट हम जो बोलते हैं वो पीने का भारत में तो कम से कम सवाल नहीं है। और 6 महीने के अंदर के जो बच्चे हैं तो वो भी कोई दूसरा चीज खाने की जरूरत नहीं है। तो इन सबको जो कैंसर हो रहा है उन कारणों का जो जायजा है, तो जो अनाज, फल, भाजीपाला, हम सब्जियां जो खाते हैं वह कीटकनाशकों के माध्यम से ही वो माताओं के पास में जाता है, बच्चों के पास में जाता है, और उसी के माध्यम से वो कैंसर हो रहा है। इस बात पे सबको गौर करना चाहिए। और जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई कैंसर हॉस्पिटल का थोड़ा सर्वे भी किया जाए तो निश्चित रूप से हमारा इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा और हमको ये जानकारी निश्चित रूप से पता चलेगी। ये सदन को मैं जानकारी देना चाहता था। अब एक सवाल मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि मध्य प्रदेश में मूंग बहुत लगता है, जिसमें जो सा ये टीकमगढ़ बोलो
या ये जो होशंगाबाद है, नर्मदापुरम जिला, तो कई बार हमारे मध्य प्रदेश के साथी ने बताया है कि बहुत मूंग लगा और उसमें बहुत सारे कीटनाशकों का छिड़काव होता है। तो आपने जो अभी ऑर्गेनिक तरीका बताया, तो उस ऑर्गेनिक तरीके से वो कंट्रोल होने में क्या कठिनाई आ रही है, और अगर नहीं आ रही तो उसके लिए स्पेशली क्या नुस्खे उपयोग में किए जाए, ताकि लोग केमिकल रसायनों की तरफ न जाते हुए ऑर्गेनिक रसायनों के माध्यम से मूंग की खेती जो है वो बचा सके। इसके बारे में आप मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जी ओम जी, बहुत अच्छा सवाल आदरणीय जी का। मूंग की खेती, मूंग एक जो प्रजाति है वो लिगुमिनस प्लांट कहा जाता है, मतलब दलहन। लिगुमिनस प्लांट होने वाले पौधे में उनके जड़ों में कॉर्न्सगॉल पाए जाते हैं, जिसमें राइजोबियम, राइजोपस, क्लोस्ट्रीडियम नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है। इसके पौधों में जब आप देखेंगे कि पौधा पहले तो पौधा बहुत अच्छा होता है, हरा होता है। जैसे ही वो बड़ा हो फरने की उम्मीद पे पहुंचता है तो पौधा अचानक हरा से पीला होने लगता है, और ये मूंग की सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है। इसे येलो मोज़ेक बीमारी कहा जाता है। येलो मोज़ेक नाम की वायरस अटैक करती है, जिससे उस पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करने लगता है, जिसके कारण उसके अंदर जो पर्णहरित है, क्लोरोफिल है, वो कम हो जाता है, उसकी पिगमेंटेशन लॉस कर जाती है, जिसकी वजह से पत्तियां पीले पीले, पूरे डंठल पीले पीले, फल भी पीले पीले, सारे पीले हो जाते हैं। अब पौधे जब बनाती है भोजन क्लोरोफिल, मतलब फोटोसिंथेसिस से, उसमें पर्णहरित होती है। जैसे इंसान के त्वचा का रंग मेलानिन के वजह से होता है, मेलानिन प्रोटीन जब कम हो जाता है त्वचा सफेद होने लगता है। उसी प्रकार पौधों में क्लोरोफिल कम हो जाता है तो वो पीला पड़ने लगता है। इसके लिए बहुत सारे फंगिसाइड वगैरह का छिड़काव करते हैं, परंतु वो सब निष्क्रिय हो जाता है, काम भी नहीं करता। मैं देखा हूँ, मूंग की खेती मैं भी किया हूँ। मूंग की जो बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी है, वो इसी प्रकार की होती है। वो पीले पड़ जाने के बाद उसके फलें, फूल वगैरह सब कमजोर पड़ जाते हैं और वो प्रभावित हो जाता है, उसका पैदावार प्रभावित हो जाती है, बहुत कम पैदे आते हैं और पीले पीले आते हैं। उसके बीज भी देखने में खराब लगते हैं, उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता भी गिर जाती है। इसके लिए ये जो चीजें हैं, यदि ऑर्गेनिक तरीके से की जाए तो सबसे बड़ी समस्या अभी ये आ रही है कि लोग, किसान अभी अभी इसके प्रति जागरूक नहीं है। किसानों को इसके बारे में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलती, स्किल्ड नहीं होते। और जो किसान खेती वास्तविक में जो जानते हैं वो खेती करते नहीं, जो खेती करते हैं वो बेचारे ये जानते नहीं। ये बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को दूर रखने वाली जो हमारे गांव में जो फर्टिलाइजर की दुकानें, वो बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो ये चीज को लाएंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी और कंपनी से जुड़े लाभ है वो बंद हो जाएगा। कंपनियां उनको तरह तरह की जैसे अंग्रेजी दवाओं या मेडिकल, मॉडर्न मेडिकल साइंस में एमआर वगैरह चलते हैं और डॉक्टरों को ये दवा के लिए निर्देशित करते हैं। उसी प्रकार अब एग्रीकल्चर में भी हो गई। एग्रीकल्चर में भी उसके एमआर आते हैं और इस बीमारियों के लिए दवा, इस बीमारियों के लिए दवा निर्देशित करते हैं। और वो अपने गांव में जो किसान जो खेती करते हैं और वो जहां से वो परचेज करते हैं दवाइयां, खाद, फर्टिलाइजर, वो उनको एक समझिए कि वो चिकित्सक के रूप में माने जाते हैं। वो निर्देशित करते हैं कि आप ये दवाइयां दे दो, तो वही दवाइयां देते हैं। अब ये इस गैप को दूर करने के लिए हमें गांव स्तर तक पहुंचना होगा और उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलानी होगी कि आप इसको भी छोटा ट्रायल करके देखो, छोटे मात्रा में करके देखो, फायदे होने वाले हैं। और यदि फायदा न भी हुआ तो नुकसान तो कुछ नहीं होता। कई बार तो दवा के छिड़काव से पूरे खेत का खेत फसल नष्ट हो जाता है, लेकिन कम से कम ये हर्बल टेक्निकियां का इस्तेमाल करने से उनको उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। कुछ लोग ये डरेंगे कि ऐसा हम डालेंगे उनकी फलें, उनकी मुंदी खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब पौधों पर उतनी जहरीली चीजें छिड़काव कर दी जाती है तो ये तो पौधे का ही रस है, स्वरस है, इससे कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो हमें मेन जो थीम इसी प्रकार होगी कि हम योग कक्षा, योग शिक्षक का विस्तार करें, योग कक्षाओं का विस्तार करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह के सदन चला करके लोगों को प्रशिक्षित करें। किसानों को इसमें जोड़ें, जो वास्तविक में जो खेती कर रहे हैं उनको जोड़ें, उनको प्रशिक्षित करें, उनको इसके बारे में बतलाएं और थोड़ा-थोड़ा चीज़ को ट्रायल करने की बात बतलाएं कि आप करके देखें, और उनको जब लाभ होगा, पैसे बचेंगे, तो वो काम को कर सकते हैं। नहीं तो अभी ये बहुत कम्युनिकेशन गैप है, उस कम्युनिकेशन गैप को दूर करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। ओम।
जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने विस्तार से समझाया। अब मैं आदरणीय प्रणाली मराठे जी, बहन जी महाराष्ट्र से हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ अपना संवाद आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से करें। ओम। ओम। आज का आपका मार्गदर्शन बहुत ही ऊर्जावान था। बहुत कुछ चीजें नई मिली। तो मेरा एक प्रश्न है कि आपने जो छिड़काव के लिए औषधि बताई है ना, उसमें हम छाछ और सीताफल होता है ना, उसके पत्ते या तंबाकू आदि सब मिला सकते हैं क्या? हाँ, इसका परिणाम ज्यादा मिलेगा में क्या बनाने ऐसा? में कई तरीके होते हैं। जैसे हम लोगों ने कई रेंज बना रखी है। जैसे ये एक कॉमन है जो आसानी से कर सकते हैं घरों में, छोटे छोटे बागवानी में भी कर सकते हैं। जैसे मकड़ी पर पड़ने वाले के लिए हमें खैनी का डंठल का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है। और जैसे कीटाणुओं को नाश करने के लिए, और उसमें मिर्च और वो छाछ को मिश्रण वाली जो लिक्विड बनाते हैं वो बहुत गुणकारी होती है। तो वो आप लिक्विड में मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो तरह तरीके से कर करके हमें ट्रायल करना चाहिए, उसके बारे में देखना चाहिए कि हमें किस चीज से करने से कितना बेहतर परिणाम आता है। जिस चीज से जितना बेहतर परिणाम आएगा, हम उस चीज को उस नुस्खे को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और इस नुस्खे में थोड़ी मोड़ी चीजें आप कुछ और मिला सकते हैं, किसी चीज को घटा सकते हैं, ये कोई बड़ी बाध्यता नहीं है। जैसे हम लोग दादी माँ के नुस्खे में अपने स्वास्थ्य को रक्षा करने के लिए पेट में गैस के लिए कोई जीरा अजवाइन सौंफ के काढ़े पी रहे हैं, उससे भी हमें फायदे हो रहे हैं। कोई हींग और काली नमक ले रहे हैं, उससे भी फायदे हो रहे हैं। नींबू वगैरह भी ले रहे हैं, उससे भी फायदे सबसे होने हैं और किसी से कोई नुकसान नहीं हो रहा। कई प्रकार के हम नुस्खे बना सकते हैं। जैसे अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए घर की औषधियों से हम कई नुस्खों से फायदा ले सकते हैं। उसी तरह से हम पौधों पर भी कई नुस्खों का परीक्षण करके उससे फायदा ले सकते हैं, और सबका रिजल्ट आएगा और नुकसान तो किसी का नहीं होने वाला है। जब हम उतनी कड़वी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं बिना जाने, कंपनी ने शोध किया है, हमने तो उस पर शोध नहीं किया है, उसके कहने पर पौधों पर छिड़काव करते हैं। कई बार किसानों के पूरी फसल नष्ट हो जाते हैं, फिर भी छिड़काव करते हैं। लेकिन ये घरेलू नुस्खे का छिड़काव करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, फायदा ही होगा। जी धन्यवाद। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी हैं और हमारे समर्पित आदरणीय वरिष्ठ जन हैं, और जिन्होंने नर्मदापुरम जिले में अधिकतम किसान भाइयों को जोड़ा और योगमय और जैविकमय नर्मदापुरम बना रहे हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। रमेश जी, आप आए और हमारे संवाद करें आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से। चलिए, आदरणीय मेहरा जी की आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट नहीं है जी। आदरणीय जी बने ओम, सर ओम। जी जी, स्वागत है आपका। मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया है। मैं सर से यही पूछ रहा था कि वो जो कीटनाशक है उसके जो बता रहे थे, तो प्रणाली जी ने पूछ लिया। जी ओम। जी धन्यवाद। आदरणीय बने सिंह आर जी, आगर मालवा से हैं, बहुत ही ऊर्जावान किसान हैं, आप आए और अपना संवाद करें। जी ओम। ओम। डॉक्टर चंद्रकांत जी, आपको प्रणाम। मैं बने सिंह आर्य मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा से निवेदन कर रहा हूँ आपसे। योग के बारे में आपको एक एक चीज के और एक एक योग का आसन में और बीमारी के अनुसार आपको बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है योग के बारे में। साथ ही आपने जैविक खेती के बारे में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया। मेरा आपसे एक सुझाव था कि आज वर्तमान में जैसे अपन योग करते हैं, योग से फिर जैविक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती के बाद में जो आज के वर्तमान में सबसे ज्यादा दूषित है अपनी हवा और पानी, तो जी इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप विस्तार से प्रकाश देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा जी। ये निवेदन था मेरा। जी जी। तो हवा और पानी को दूषित से बचाने के लिए ही तो हमें जैविक खेती करना आवश्यक है। जब हम खेतों में पौधों पर जहरीली दवाओं का छिड़काव करते हैं, और वो छिड़काव ऐसा नहीं कि पौधे पर केवल रह जाते हैं, वो फिर नीचे सॉइल में जाता है, उससे सॉइल भी पोल्यूशन होता है और वाटर भी पोल्यूशन होता है, और वो वाइपर के रूप में उड़ता है तो हमारा एयर भी पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन पॉइंट पोल्यूशन और नॉन पॉइंट पोल्यूशन, दो प्रकार के पोल्यूशन होते हैं। पॉइंट पोल्यूशन वो पोल्यूशन होता है जो किसी एक सर्टेन पॉइंट पर लगातार हमारा एनवायरमेंट का एयर, वाटर या सॉइल पोल्यूटेड हो रहा हो, उसे पॉइंट पोल्यूशन कहते हैं। दूसरा पोल्यूशन है नॉन पॉइंट पोल्यूशन,
मतलब हमारे इन्वायरमेंट में पूरे डाइवर्सिटी में घूम घूम कर पॉल्यूशन कर रहा है, उससे नन पॉइंट पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एक इंडस्ट्रीज है, कहीं कोई किसी कंपनी का फर्टिलाइजर का या केमिकल का इंडस्ट्रीज लगी हो, तो वो सॉइल का भी पॉल्यूशन कर रहा है, उससे निकलने वाला वाटर जो जहरीली पानी है वो वाटर को ही पॉल्यूटेड कर रहा है, वहां पर निकलने वाली उसकी चिमनी या भट्टियां से निकलने वाले जहरीले गैसें हमारे एयर को ही पॉल्यूशन कर रहा है। ये पॉइंट पॉल्यूशन है। जब वही गाड़ियां चल रही है, दौड़ रही है, तो पूरे इन्वायरमेंट में दौड़ दौड़ कर धुआं फैला रही है, उससे नन पॉइंट मतलब एक जगह नहीं घूम घूम कर पॉल्यूशन फैला रही है। इन चीजों पर काम जैसे हम लोग का नहीं है। अब व्हीकल्स में सुधार, जैसे जैसे अब इलेक्ट्रिक कार आ रही है, इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, उस पर काम कर रही सरकारें कर रही है, सरकारें की काम है। जैसे जैसे हम लोग कंज्यूमर के रूप में गाड़ियां कम इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल डीजल कम से कम चलाएंगे, इलेक्ट्रिक कारें होंगी, आने वाला दिन में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेगी तो पॉल्यूशन कम होगा। हाँ, हम लोग इतने कर सकते हैं कि बिजली का उपयोग कम से कम करें, एसी ना चलाएं, फ्रिज ना चलाएं, गाड़ियां कम चलाएं, ये सब हम लोग कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज को हम लोग रोक नहीं सकते, हम लोग किसानों को बतला सकते हैं, किसानों को प्रेरित कर सकते हैं, किसान कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाला एक समय में एक दिन में परिवर्तन नहीं आता, चरे बेती धीरे धीरे परिवर्तन लाना होगा, तब होगा। किसान उसके किसानों की डिपेंडेंसी जहरीली दवाओं की कम पड़ेगी, तो बनने वाला जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, और कई प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं उसकी आवश्यकता कम पड़ेगी, तो वो कंपनी बंद होंगे। कंपनी बंद होने से ऐसा नहीं कि बेरोजगार लोग होंगे, लोगों की बेरोजगारी तो एक कहने की होती है, रोजगार तो इतने हैं कि आदमी काम करने के लिए मिलते नहीं है, ये एक भ्रम है। हम लोगों को ये गलत चीज सिखलाया जाता है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, हमें बस स्किल्ड नहीं दी जाती, हम काम करना नहीं सीखते, हम बैठे रहना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हमें कोई घर आकर बैठे दे दें। काम की इतनी कमियां हैं कि आप किसी काम करने के लिए आदमी रखें तो आदमी मिलते नहीं, स्किल्डफुल आदमी की भारी कमी है। इन चीजों पर हमें काम करना है। पूज्य स्वामी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट हो, हर लोग में ऐसी तकनीकियां हो कि अच्छे से अच्छे काम को कर सकते हैं, जिनको जो क्षेत्र और उत्तरदायित्व दिया जाए, शिक्षक अच्छे से पढ़ा सके, चिकित्सक अच्छे से चिकित्सा का कार्य कर सके, हर लोग अपने अपने जिम्मेदारी को बढ़िया से बखूबी से निभाए, तो काहे को इतनी समस्या बचा रह जाए। इन सब पर काम हो तो पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा। हम लोग बस पौधे लगा सकते हैं, पौधे लगाएंगे तो एक पौधा है, एक वर्ष में एक सामान्य वृक्ष कितना मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, और वहां पर का तापमान एक पौधे के सराउंडिंग एरिया में 5 से 7 डिग्री तक तापमान कम होता है। तो हम लोग पौधे लगा करके पूरे पर्यावरण को सुधार कर सकते हैं। पानी का बचाव को रोकेंगे, बहाव को रोकेंगे, पानी का उपयोग कम से कम करें, तो ही हम लोग पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बचा सकते हैं। अब जैसे जहाजें उड़ रही है, हम लोग तो रोक नहीं सकते, उससे भी बहुत पॉल्यूशन होता है। तो हम जी, मेरा समाज आपसे ये निवेदन था कि जैसे कि अपने मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, गाय के घी का दीपक जलाने से क्या होता है, 10 ग्राम जो घी का दीपक जलता है उससे 1 टन हवा शुद्ध हो जाती है हमारी। तो क्यों ना हम हमारे देश भर में सभी मंदिरों में, मस्जिद में, अपने जहाँ भी अपने कुल पुरोहित होते हैं वो अपने पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर हम गाय के घी का दीपक जला करके ही हमारी प्रकृति को सुधारने का मांग करें, सभी से निवेदन करें, एक ऐसा अभियान चलाएं। बिल्कुल, इसके लिए भी पूज्य स्वामी जी यज्ञ का कार्यक्रम चलवा रखे हैं। साथ ही साथ जैसे 5 संगठन हैं अपने संगठन का, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, किसान सेवा समिति। अब पूज्य स्वामी जी एक यज्ञ प्रभारी के रूप में भी आह्वान किए हैं, हर जिलों में यज्ञ के माध्यम से हर घरों तक यज्ञ को पहुंचाना है। यज्ञ के माध्यम से योग को यज्ञ को प्रशिक्षित कर करके हम लोग करेंगे। अभी ऐसा नहीं, पर अभी भी मंदिरों में पूजा होती है, लेकिन लोग वहां प्रशिक्षित नहीं है, वहां पर पर्यावरण सुधारने की जगह बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसमें शुद्ध गाय के घी के जगह पर चर्बी जला रहे हैं, इससे हमारी पर्यावरण अच्छी नहीं और बिगड़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हम धूम्र को कितना कर रहे हैं। आप मंदिरों में जाएं तो मंदिर में अब जा नहीं पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे, इतनी कड़वी कड़वी वहां धुएं होते हैं, आपकी आंखें में काफी कड़वाहट होगी, आपकी सांस लेने में दिक्कतें होंगी, सफोकेशन होंगे। ज्यादातर मंदिरों का यही हाल है। तो वहां तक मंदिरों के पुजारियों तक पहुंचना है, उनको यज्ञ का सही निर्देश बतलाना है, यज्ञ करना कैसे है, साइंटिफिक तरीके से यज्ञ का तरीका, यज्ञ की जो कुंड में जितना उनके जो पिरामिड है, पिरामिड का तरीका, उसके साइंटिफिक फायदे, यज्ञ में होने वाली जो
आहुतियां हैं, उसमें समिधा, उसके घृत, उसमें आने वाली समिधा की कौन सी लकड़ियां, या गोमय समिधा हुई हो, कौन कौन सी लकड़ियां। पूज्य स्वामी जी ऋतुवार समिधा का वर्णन किए हैं, कौन से ऋतु में कौन सी समिधा ज्यादा उत्कृष्ट होती है, या कौन सी बीमारियों में कौन सी समिधा या कौन सी हवन मिलाएं, उन सारी चीजों आपके उसके लिए एक पुस्तिका बनी है, उपचार पद्धति। उपचार पद्धति में बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया है, उसका हम लोग अध्ययन करने की आवश्यकता है, और हमें जागरूक करके योग शिक्षकों के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाने का काम करना होगा, तभी हम इसमें सुधार कर सकते हैं। जी बहुत सुंदर जी, बहुत आदरणीय। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, अच्छा बहुत है, बहुत धन्यवाद। आपको हृदय से प्रणाम, अवश्य जी ऐसा करना चाहिए। आदरणीय हमारे आदरणीय हमारे रोहित जी जो युवा उन्नतशील किसान हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सिवनी जिला मध्य प्रदेश से हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय रोहित जी आए और अपने संवाद करें। अनम्यूट कर लें रोहितास जी। रोहितास कुमार सैनी जी। हाँ जी, आपने आज बहुत अच्छा बताया जी मूंग के ऊपर। हाँ, इसमें वो अपना ये होगा, ये हो जाते हैं मूंग, इसके ऊपर खट्टी छाछ का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जी, मैंने करके देखा है जी। जी, और इसके ऊपर तो ये लट आ जाती है तो सुंडी आती है, उसमें 2 दिन तो सुंडी आई थी, इसके ऊपर मैंने लगा रखी है जी मूंग, और 2 दिन के बाद में ये भ्रामरी इतनी आ गई थी, सारी सुंडियों को ले गई। बिना कीटनाशक इलाज हो गया, कीटनाशक की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ जी बहुत अच्छा। तो ये भी जाने आदरणीय जी जो बतलाए कि छाछ को, खट्टी छाछ को, मतलब जो छाछें होती है वो ताजी हाँ नहीं, जी, कई दिनों तक खट्टी वाली सड़ा कर 3 से 4 दिन वाली बनी हुई खट्टी, उसमें लैक्टोबैसिलस का फर्मेंटेशन ज्यादा हो जाता है। वो बैक्टीरिया हाँ का जी, जब हम छिड़काव करते हैं तो पौधों पर पहले से बैठे कीटाणुओं को वो अपना भोजन बना लेती है और उसको डाइजेस्ट करके न्यूट्रल कर देती है, जिससे हमारा पौधा स्वस्थ हो जाता है। हाँ जी, मैंने 1 महीने पुरानी लस्सी का प्रयोग किया था जी, जी और बहुत उसमें अच्छा। हाँ जी 250 ग्राम एक टंकी की में डाली और स्प्रे कर दिया जी, उसका वहीं पे पीड़ापन बंद हो गया मूंग का। जी, हाँ जी, तो ये सम्मति का सिद्धांत है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब जैसा बीमारी है उसी तरह उस पर और कुछ हम कीटाणुओं को उस पर अटैक कराएं, ताकि उस कीटाणुओं को वो कीटाणु भक्षण करके, इनगल्फ करके न्यूट्रल कर दे और पौधों को रोग मुक्त कर दे। तो हाँ ये बहुत ठीक अच्छा है जी, सिद्धांत है, ऐसा प्रणाम करके। सर, बहुत धन्यवाद जी। सुंदर रोहितास जी, आपने जो प्रयोग बताया सदन सुन रहा है, और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय हर समस्या का समाधान बता रहे हैं सरलता के साथ। और आदरणीय शैलेश कुमार जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आप भी अपनी बात रखें, अपना सवाल कर सकते हैं, अनम्यूट कर लें। जी शंकर कुमार जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, आप म्यूट हैं। चलिए आगे आदरणीय प्रभारी महोदय जी, आपका अगर अनुमति हो तो आज के मुख्य अतिथि का नंबर ग्रुप में शेयर कर दे तो अच्छा रहेगा। जी जी करवा देते हैं, ग्रुप में शेयर कर देते हैं आपके, तो सभी को मिल जाएगा आज के चीफ गेस्ट महोदय का। और आप आभार ज्ञापित करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आप आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय जी, इनके साथ साथ मैं एक और काम कर रहा हूँ, शोध एग्रो होम्योपैथी, मतलब पौधों जी में होम्योपैथी दवाओं का छिड़काव करके मैं बहुत सारा काम कर, जैसे होम्योपैथी दवा है ना, टंग पे कोई चीज गैस हो, नक्सवम का 2 बूंद लेते ही तुरंत आराम मिलता है, पेट में दर्द हो कोलोसिंथ लेते ही आराम मिलता है, बेचैनी कितना भी ज्यादा हो आर्सेनिक का 30 to 100 पोटेंसी लेते ही आराम मिलता है। और जानवरों को, गौ माता पर भी मैं काम कर रहा हूँ, जो लंपी वायरस है उसमें मैं वेरियोलिनम रस्टक्स और मार्कसोल का कॉम्बिनेशन दे करके मैं एक एक गांव में, जहां पर गौ माता की लगातार डेथ हो रही थी, उसको बचाने का काम किया, हजारों हजार गौ माता को बचाने का काम किया है।
उसी प्रकार में मेरा अब शोध जो नया शोध चल रहा है वो पौधों पर चल रहा है। एग्रो होम्योपैथी मैं उसको कहता हूँ। मतलब एग्रीकल्चर में होम्योपैथी का इस्तेमाल करता हूँ। तो पौधों को हम बीमारियों को पहचानते हैं और उसकी सिम्पटम्स होम्योपैथी में लिखी हुई मटेरिया मेडिका की किताबों से मैं मैच कराता हूँ कि इस प्रकार की ग्लूमी है पौधों में तो क्या हो सकता है। यदि उसमें वायरल का इन्फेक्शन है तो उसके लिए कौन सी दवा। तो पानी में टंकी में स्प्रे में मिला के आर्सेनिक का छिड़काव किया तो उससे पौधे पर रिजल्ट आए। इसको करने से ये फायदे होते हैं कि इंसान का जो खर्च है वो 0 बजट पर चला जाता है और बहुत आसानी से हम वाटर में, डिस्टिल वाटर में या पानी में, साधारण पानी में दवा का कम मात्रा में दवा का स्प्रे कर करके हम पौधों से बहुत बेहतर रिजल्ट ले रहे हैं। तो इस एग्रो होम्योपैथी पर भी मैं चाहूंगा कि और लोग भी जो आए इस पर काम करें और मैं उनको मार्गदर्शन करने का पूरा सहयोग करने का कोशिश करूंगा और ये आने वाला दिन क्रांति होगी और हम लोग उस युग का साक्षी होंगे जहाँ पर परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी, आचार्य श्री जैसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो बहुत सारे परिवर्तन लाने हैं। इन सारे परिवर्तनों में हम सारे युवा शक्ति, सारे हमारे जो गार्जियन तुल्य हैं, माताएं बहनें हैं, उन सबको मैं सम्मान करता हूँ जो लोगों तक, जन जन तक अच्छी बातें, अच्छी ज्ञान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी, और जी समय जी का कम रहा, मैं हर चीजों को बहुत ही ब्रीफ करना पड़ा, नहीं तो एक बात थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है। हर चीज को मैं कम करने की कोशिश किया हूँ और लेकिन इसके बाद भी यदि कोई त्रुटियां रही होगी इसके लिए मैं सदन से क्षमा का प्रार्थी हूँ। अभी सदन में सदन में दो भाइयों ने और हैंड रेज किया है। आदरणीय मेनपाल सिंह जी हिसार हरियाणा से हैं और डॉक्टर किशोर दुबे जी ने फिर से डॉक्टर किशोर भारद्वाज जी बहन जी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय मेनपाल जी आप अपनी संवाद करें, फिर मैं डॉक्टर कुसुम जी को मिलाता हूँ। ओम सदन को प्रणाम। आज की जो चर्चा रही बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है आहार के बारे में और रोग के बारे में और खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। और बात आई जैसे चल रहा है वो पर्यावरण को बचाने, प्रदूषण कैसे रोका जाए, तो इस पे हम ये परसों एक शाम को एक मीटिंग चल रही थी कपास के रोकथाम के लिए, तो उन्होंने लिंक भेजा तो हम उसमें जुड़े। लेकिन एक किसान भाई ने सवाल किया कि गाड़ियों को रोका जाए तो प्रदूषण कम हो सकता है। तो मैंने उनका बाद में उत्तर वो समझाया, हम गाड़ियों को नहीं रोक सकते, ये तो एक कोरोना के टाइम एक महामारी थी जो मजबूरन जो चक्का जाम हुआ तो हमारा वातावरण साफ हुआ। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, वो तो एक बहुत ही दुर्भाग्यवश था जो ऐसी महामारी हमारे देश में आई। ऐसा आगे से न हो, हम परमात्मा से ही दुआ करते हैं। लेकिन प्रदूषण कैसे रोका जा सकता है? प्रदूषण हर किसान को, हर बच्चे को कम से कम भी इस मौसम के अनुसार है, पौधे लगाने का टाइम है, हर बच्चे और हर किसान को 10 पौधे लगाए तो उसका अच्छा 1 साल के अंदर वो इतनी वो अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड वो कर लेगा एक्सेप्ट, और ऑक्सीजन शुद्ध देगा। यही एक प्रदूषण रोकने का सबसे बड़ा जरिया है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मेनपाल जी, आपने प्रदूषण रोकने के लिए वृक्षारोपण की बात कही है। निश्चित हमारी प्रकृति को जो है प्रदूषण मुक्त होगा। डॉक्टर किशोर दुबे जी सादर आमंत्रित हैं। कुछ बात रह गई है तो पुनः आमंत्रित हैं। आप म्यूट हैं, अनम्यूट हो सकते हैं और अपनी बात रखें जी। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी प्रणाम, सदन को प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मेरे का आवाज पहुंच रही? मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मेरी आवाज पहुंची? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने अनम्यूट तो कर लिया। आ रही है, हमें आ रही है। जी हाँ, जी जी। मैं तो बहुत ही आज का तो आरंभ से लेकर अंत तक बहुत अच्छा आपका सारी जानकारी रही डॉक्टर चंद्रशेखर जी। और मैं शुरू में तो आपका परिचय नहीं सुन पाई थी, किंतु अभी जब आपने सिमिलिया सिमिली बस क्यूरेटर बोला तो इमीडिएट मुझे दिमाग में आया कि आप डॉक्टर होम्योपैथी हैं। और मैं भी आपकी गुरुदेव की कृपा से मैं भी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ।
तो इतना मैं जानना चाह रही थी आपसे कि आप कहाँ हैं और कहाँ से आपने होम्योपैथी का पास आउट किया है, क्योंकि मैं भी 30 वर्षों से भोपाल में होम्योपैथी कॉलेज में थी और अभी बिल्ली और डॉग्स पे, श्वान पे और कैट पे मैंने भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को मैंने उपयोग किया है और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है। साथ में मैंने भी कोविड के समय में पौधों के ऊपर भी, जो कि आर्सेनिक उस समय चल रही थी आपकी प्रिवेंशन के रूप में, तो मालूम ही है आपको, तो उसको भी मैंने अपने बैंगन और मिर्ची के पौधों पे मैंने आर्सेनिक छिड़का था फॉर द इसके लिए, तो उससे अच्छा बड़ा रिजल्ट मिला। तो मैं आपसे जानना चाहती थी कि आप कहाँ हैं? जी को प्रणाम। मैं गया बिहार से हूँ। मैं होम्योपैथिक